Namaste, I'm JVN Dr. Sapna Gehlot and my session is on संतुलनकर्ता की अवधारणा और उनका मूल्यांकन। शक्ति संतुलन का प्रयोग करते हुए ये कहा जाता है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था दो पलड़ों से मिलकर बनती है। ये व्यवस्था दो पलड़ों तथा एक तीसरे तत्व संतुलन के धारक हैं अथवा संतुलनकर्ता से मिलकर बन सकती है। संतुलनकर्ता वह राष्ट्र या उन राष्ट्रों का समूह होता है जो दूसरों की प्रतिस्पर्धाओं से अलग रहते हैं और दोनों बराबरी के पक्षों के लिए प्रलोभन पैदा करने वाले तीसरे पक्ष की भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रतिस्पर्धी पक्ष तीसरे पक्ष या संतुलनकर्ता का समर्थन पाने का यत्न करता रहे। शक्ति संतुलन के लाभ: पहला, छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना। अब प्रश्न ये आता है कि क्या शक्ति संतुलन का पुराना पड़ गया है? क्या आप कह सकते हैं कि जो शक्ति संतुलन का एक मॉडल है ये पूरी तरीके से पुराना पड़ गया है या उसमें कुछ चेंज किया जाए या आगे क्या रहे? ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत वास्तव में औद्योगिक क्रांति के बाद पुराना पड़ गया है तथा वर्तमान में परिस्थितियों में लागू नहीं होता है क्योंकि अगर आप किसी और के व्यूज़ देखें तो आप देखोगे कि मॉर्गेंथो के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत तो ठीक है, परंतु आज बदलती हुई परिस्थितियां उससे प्रभावी ढंग से कार्य करने में रोकती है। अगर हम शक्ति संतुलन के मूल्यांकन को देखें तो शक्ति संतुलन सिद्धांत के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं, जैसे शक्ति थोड़े से स्थानों पर केंद्रित होकर व्यापक रूप से बहुत राज्यों के बीच विभाजित होनी चाहिए। नीति का नियंत्रण उन लोगों के द्वारा होना चाहिए जो कूटनीतिक खेल के चातुर्यपूर्ण खिलाड़ी हैं और जो किसी विचारधारा के साथ बंधे हुए नहीं हैं। शक्ति के तत्व सीधे साधे स्थायी होने चाहिए। युद्ध पर होने वाला खर्च इतना अधिक होना चाहिए कि राज्य आसानी से आश्रय न ले सके और यथापूर्ण स्थिति की व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियां क्रांतिकारी नहीं होनी चाहिए। यथासंभव एक संतुलनकर्ता नहीं होना चाहिए। पामर पाकिंस ने शक्ति संतुलनकर्ता के संचालन में प्रतिकूल परिस्थितियां निम्नलिखित बताई हैं। पहला, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत का विरोधी गुटों में विभाजित होना, युद्ध में रक्षात्मक आक्रमणकारी शक्ति के लाभों का बहुत अधिक होना, परमाणु युद्ध की विनाश शक्ति का सहस्त्रों गुना बढ़ जाना, शक्ति तत्वों में विचारधारा जैसे अमूर्त तत्वों का अत्यधिक प्रभाव, राज्यों की आपसी शक्ति का अंतर बहुत अधिक होना इत्यादि। शक्ति संतुलन सिद्धांत की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। राज्य की शक्ति संचय के लिए प्रेरित करना। शक्ति संतुलन में यह आकांक्षा अपने को क्रियान्वयन का रूप देने की प्रेरणा रखती है। शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त रहते हैं। वह भय ये है कि प्रथम उपयुक्त क्षण में ही उनके विरोधी उनको शक्ति स्थिति में वंचित न कर दें। शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं है। शक्ति संतुलन युद्धों का कारण है। शक्ति संतुलन की स्थितियों में एक यथापूर्व स्थिति वाले राज्य अथवा उसके संश्रय तथा एक साम्राज्यवादी शक्ति अथवा उनके समूह के विरुद्ध से युद्ध होने की संभावना रहती है। शांति संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है। शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिकी रूपक है। जब राष्ट्रीय शक्ति को मापा नहीं जा सकता तो शक्ति संतुलन की यांत्रिकी कल्पना केवल कल्पना बनकर नहीं रह जाती, सिद्धांत नहीं। एक मॉडल ही कह सकते हैं कि बिल्कुल एक बनकर रह जाती है ये कल्पना की, हाँ, सिर्फ ये वापस में सिद्धांत नहीं है। हैंस से मॉर्गेंथो ने शक्ति संतुलन की आलोचना करते हुए इसे एक अनिश्चित, अवास्तविक और अपर्याप्त सिद्धांत बताया है। इन कमियों के बावजूद सभी शक्तियां संतुलन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सारभूत सिद्धांत है। जर्मनी और जापान विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आकांक्षा रखते हैं, अतः निकट भविष्य में शक्ति संतुलन सिद्धांत का महत्व और भी अधिक बढ़ने वाला है।
जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य प्रणाली पर आधारित रहेगी, शक्ति संतुलन उसका अनिवार्य तत्व रहेगा, भले ही सैद्धांतिक रूप में उसे कितनी ही कमियां क्यों न रह जाए।